हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर मेगा। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके लिए सीडीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट एंड केवीएस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। हमें ये बताना है कि इसमें से विस्मृति कैसे कम होगी, ऐसा क्या उपाय करेंगे जिससे विस्मृति कम होगी। विस्मृति मीन्स कोई भी चीज हम भूल जाते हैं तो उसे हम विस्मृति कहते हैं। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति एंड स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति मीन्स कि कोई भी चीज हम ना भूलें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पाठ की पुनरावृत्ति जो होती है, अगर हम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं मीन्स कि पाठ को बार बार रिवाइज करते हैं, तो हम उस चीज को भूलते नहीं है। जिस चीज को हम रिवाइज करना छोड़ देते हैं उस चीज को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो विस्मृति कम करने का क्या उपाय है कि पाठ की पुनरावृत्ति हमें करते रहनी चाहिए। हमेशा किसी भी पाठ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। कोई भी चीज हम जो सीख चुके हैं, जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम अगर सीख चुके हैं तो उसको स्मरण रखने में, इसकी याद करने या फिर पुनः स्मरण स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता मीन्स कि वो चीज हम पुनः स्मरण करना चाहें, पुनः उसको याद करना चाहें तो उसमें हम असफल हो जाते हैं, दोबारा वो चीज हमें याद नहीं आती है। तो इसे हम क्या कहते हैं। तो कोई भी सीखी हुई बात अगर हमें दोबारा याद नहीं आए तो इसे हम विस्मृति कहते हैं। विस्मृति मीन्स इसका मतलब ये होता है कि हम उस चीज को भूल चुके हैं, इसलिए वो हमें दोबारा याद नहीं आ रहा है, तो हम उस बात को पुनः स्मरण में इसकी दोबारा याद नहीं कर सकते। जैसे कि आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा के गई और कल मैं आपसे आके अगर यही क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप इस चीज को पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स की पुनः याद आपको नहीं आ पा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि आप उस चीज को भूल गए हैं। मीन्स की क्या हो गया है, विस्मृति हो गई है। उस चीज का क्या हो गया, विस्मृति हो गई, मीन्स की उस चीज को आप भूल गए हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। अगर कोई व्यक्ति है और हम उसके व्यवहार की नकल करें, जैसे कि छोटे बच्चे करते हैं, जितना आप बोलेंगे उतना ही छोटे बच्चे बोलते हैं। जो 2 साल से 3 साल के बीच के बच्चे होते हैं, 3-4 साल के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो चीजें आप बोलेंगे वो आपके व्यवहार का जैसा जैसा आप करते हैं आपकी नकल करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं। या फिर कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं तो बच्चों को देखते हैं, किसी भी चीज को याद करने का भी एक तरीका होता है कि उससे क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ वो पीछे पीछे हमारे बोलते जाओ, तो ये उस चीज को याद करने का भी तरीका होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, किसी चीज की नकल करना, तो हम उसे क्या कहेंगे, सीखना, अनुकरण, कल्पना या चिंतन। क्या उससे वो सीख रहा है, तो सीख तो रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना। कोई व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है उसकी नकल करने को हम क्या कहते हैं, अनुकरण। मीन्स कि वो क्या कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है। कॉपी मीन्स जैसे जैसे वो व्यवहार कर रहा है वैसे बच्चा व्यवहार कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, उसकी कॉपी कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, अनुकरण कहेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्रोध व भय प्रकार है। हमें ये बताना है क्रोध या भय किसका प्रकार है, अभिप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। तो जो क्रोध और भय है ये किसका प्रकार है, ये एक प्रकार का संवेग है, हमारा इमोशन है। संवेग मीन्स क्या होता है, इमोशन होता है। तो क्रोध या भय जब भी हम गुस्सा करते हैं या फिर डरते हैं तो ये हमारे अंदर एक प्रकार का इमोशन होता है। तो इससे क्या है, ये एक संवेग है, ये एक इमोशन, इसे हम कहते हैं इमोशन है। क्रोध या भय एक इमोशन है। इसके अलावा और भी इमोशन संवेग होते हैं, जैसे कि खुशी का होता है, खुशी का, दुख का, ये बहुत सारे संवेग हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो क्रोध और भय एक प्रकार का संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। आईक्यू लेवल हम बच्चों का निकालते हैं कि इस बच्चे का आईक्यू कितना है, तो उसका कोई ना कोई फॉर्मूला तो होता होगा ना। तो उसका सूत्र क्या है, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु, या सी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या डी वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसमें से हमें बताना है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। पहले हम ऊपर मानसिक आयु लिखते हैं, फिर वास्तविक आयु लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। किसी बच्चे की मानसिक आयु कितनी है,
उसकी वास्तविक आयु कितनी है और गुणे में 100 करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि लब्धि निकल जाएगी। उस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है ये हमें पता चल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन और रखा है। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो हमें बुद्धि लब्धि निकालना है। अभी हमने बुद्धि लब्धि का क्या पढ़ा, सूत्र पढ़ा, क्या होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु को हम मेंटल एज भी लिख सकते हैं, मेंटल एज, और वास्तविक आयु को रियल आयु, लेकिन उसको पेपर में क्रॉनिकल एज लिखा हुआ आता है। तो क्रॉनिकल एज या रियल एज वास्तविक आयु गुणे 100। हम इस पे ये पुट कर देते हैं। मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो 10 बट्टे में वास्तविक आयु उसकी दी हुई है 8 वर्ष के सुधीर की, यानी कि उसकी वास्तविक आयु क्या है 8 है, और गुणे में 100। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 4 के टेबल में 2 टाइम्स में, 4 के टेबल में 25 टाइम्स में, 125 कितनी आई, जो सुधीर है उसका बुद्धि लब्धि क्या है 125 है, मीन्स की आईक्यू उसका क्या है 125 है। तो ये वो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है। ऐसे हम बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। जो सुधीर की आयु आईक्यू कितनी होगी, बुद्धि लब्धि उसकी होगी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। हमारी मूल प्रवृत्तियां हमारी कुछ होती हैं, उसके उसको बताया कि वो 14 प्रकार की हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये किसने बताया है, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। तो मैकडूगल ने बताया है कि हमारी 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और उन मूल प्रवृत्तियों से हमारे 14 तरह के संवेग उत्पन्न होते हैं। जैसे कि गुस्सा या फिर डर, ये क्या है संवेग है। तो ये किससे आता है, मूल प्रवृत्ति पहले कुछ होती है, या फिर हम कुछ देखेंगे तभी तो हमें गुस्सा आएगा, कोई कुछ कहेगा तभी तो हमें गुस्सा आएगा। तो कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है, उससे संवेग उत्पन्न होते हैं। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मैकडूगल ने ये बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और इससे 14 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। संवेग मीन्स इमोशंस, 14 तरह के इमोशंस उत्पन्न होते हैं। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से 14 प्रकार के इमोशंस उत्पन्न होते हैं। तो ये किसने बताया, मैकडूगल ने ऐसा कहा है कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उससे 14 प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, हमें ये बताना है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो मनोविज्ञान का जो सबसे बड़ा योगदान है, मनोविज्ञान के द्वारा ही क्या हमारे हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या आया, बाल केंद्रित शिक्षा आया। मीन्स कि बाल केंद्रित शिक्षा किसके द्वारा है, मनोविज्ञान के, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होता है वो मनोविज्ञान के द्वारा ही आया है। तो मनोविज्ञान का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि उसने बाल केंद्रित शिक्षा को दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अभी जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है, एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए, तो वो विषय केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित, क्रिया केंद्रित या बाल केंद्रित। तो अभी की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चलती है, मीन्स कि बाल केंद्रित शिक्षा है हमारी अभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया है। प्रभाव का नियम लर्निंग थ्योरीज लोगों ने दी हैं। तो उसमें से प्रभाव का नियम किसने दिया है, पावलो ने, स्किनर ने, वॉटसन ने या थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग दी है, प्राथमिक थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। कुछ प्राथमिक नियम दिए हैं। तो कितने नियम दिए हैं इन्होंने, 3 नियम दिए हैं थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 3 नियम कौन कौन से दिए हैं, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, एंड तीसरा प्रभाव का नियम।
अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। तो ये थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉ दिए हैं लर्निंग के, कि हम किस प्रकार सीखते हैं। कोई भी चीज सीखना हो तो यही 3 लॉ अप्लाई होता है। तत्परता का नियम, अगर हम किसी चीज को सीखने में तत्पर नहीं रहेंगे, रेडी नहीं रहेंगे, जब हम पहले ही किसी चीज को सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो हम वो चीज जल्दी सीख सकते हैं। अगर हम पहले से ही कहेंगे नहीं हमें ये सीखना ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, तो उसको सीखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस मीन्स कि पहले तो हमें तत्पर रहना चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। दूसरा, अभ्यास का नियम, जब तक हम किसी भी चीज को सीखते हैं, सपोज आप साइकिल ही ले लीजिए, तो पहले तो हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं। उसके बाद अभ्यास का नियम, अगर हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम, ऐसा तो नहीं है कि एक बार सीख लिए, एक बार चला लिए, उसका जब काम आएगा तब हम चलाएंगे। नहीं, हमें उसका रेगुलर अभ्यास करना चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए उस चीज की। आप मैथ्स को ही ले लीजिए, तो कोई भी चीज हम जब सीखते हैं, चलिए हमें मैथ्स पढ़ने में बहुत ज्यादा इच्छुक है, हम मैथ्स सीखना चाहते हैं, एक फॉर्मूला हमें याद हो गया, फिर हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो चीज हम अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, फिर विस्मृति का कारण बन जाएगा, सब उस चीज को भूल जाएंगे। और तीसरा क्या आता है, प्रभाव का नियम। प्रभाव मीन्स उसका क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट क्या है, जैसे कि हम मैथ्स सीख रहे हैं तो उसका हमारी जिंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, मैथ्स से हम क्या बनेंगे, आगे चल के क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी जिंदगी में। हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा, कि हमें कहीं भी जाना हो तो हमें पैदल नहीं जाना पड़ेगा, हम साइकिल से चले जाएंगे, ये प्रभाव पड़ेगा कि हमारा टाइम सेव होगा। तो इसलिए किसी भी चीज को सीखने में थॉर्नडाइक ने क्या दिया था, 3 नियम दिए थे, कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इसमें क्या पूछा है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो प्रभाव का नियम किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। किसी भी चीज के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो अनुभव से हो, चाहे वो अनुकरण से हो, या फिर किसी भी चीज से हो, जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जो भी चेंज इन आवर बिहेवियर, कुछ भी हमारे बिहेवियर में चेंज होता है तो उसे हम लर्निंग कहते हैं। किसी भी चीज से अगर हमारे बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो उससे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग कहलाता है, सीखना कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है, ये पूछा है। अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो हमारा ध्यान केंद्रित कैसे होगा, तो अगर किसी चीज में हमारी रुचि है तो उसके प्रति हमारा ध्यान केंद्रित हो सकता है। सपोज किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैथ्स उसको पढ़ना ही नहीं है, उसको उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसमें वो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। और अगर किसी को हिंदी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें वो आसानी से ध्यान केंद्रित कर सकता है, मीन्स कि आसानी से वो उसमें उस चीज़ों को सीख सकता है, ध्यान केंद्रित अटेंशन उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दे सकता है अपना। लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। तो रुचि, इंटरेस्ट सबसे मेन होता है किसी भी चीज़ में ध्यान केंद्रित करने के लिए, रुचि का सबसे मेन, इंटरेस्ट का सबसे मेन रोल होता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। ये बताना है कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ये 3 तरह की पर्सनालिटी बताई गई है। तो ये किसने बताया है कि पर्सनालिटीज 3 तरह की होती हैं। तो क्रैचनर ने, युंग ने, सेल्डन ने एंड स्प्रेंजर ने। तो ये जो युंग है इन्होंने बताया है कि पर्सनालिटी 3 तरह की होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। और सारे ही लोग, जितने भी लोग हैं, ये इन्हीं 3 कैटेगरी में आते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब जो खुद में ही रहता है, मीन्स कि वो दूसरों से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है, समाज से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे लोग बहुत ही एम वाले होते हैं, मीन्स कि जो भी अपना उनका एम होता है वो पूरा कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा किसी से भी इंटरेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट होते हैं जिनमें दोनों ही क्वालिटी होती है, कहीं वो इंट्रोवर्ट बन के रहते हैं और कहीं वो एक्सट्रोवर्ट बन के रहते हैं। तो ये किसने दिया था, 3 तरह की पर्सनालिटी के बारे में किसने बताया था, युंग ने बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सीखने के नियम दिए हैं।
इसमें बताना है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने एंड कोहलर ने। तो अभी इसके पहले ही मैंने बताया कि थॉर्नडाइक ने क्या दिए हैं, सीखने के नियम दिए हैं और 3 प्राइमरी लॉ भी बताया है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो सीखने का नियम किसने दिया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान के बाल मनोविज्ञान के आधार पर हमें बताना है कौन सा कथन सर्वोत्तम है, मीन्स कि सबसे बेस्ट, इसमें से ऑप्शन हमें चूज करना है। सारे बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये हम मान सकते हैं कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो एक जैसे होते हैं, लेकिन हमें इसमें से सर्वोत्तम आंसर चुनना है, मीन्स की सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा ये चुनना है। कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, ये भी हम मान सकते हैं कि कुछ बच्चे अलग ही उनमें आईक्यू होता है, वो बहुत ही हाई आईक्यू लेवल के होते हैं या फिर विशिष्ट बच्चे होते हैं वो, लेकिन प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही है। यहाँ हम इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ सकते हैं, मीन्स कि हर एक बच्चा अलग होता है और अपने आप में विशिष्ट होता है, अपने आप में वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और हर एक बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी जरूर होती है, चाहे आप बच्चे को ले लीजिए या फिर किसी भी इंसान को ले लीजिए, तो हर एक इंसान अपने आप में एक विशिष्ट इंसान है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, हमें ये बताना है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, मीन्स की इमोशन का मतलब क्या होता है। क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन ए और बी देखें तो क्रोध और भय या फिर स्नेह तथा प्रेम, ये एक तरह का संवेग है, ये एक तरह का इमोशन है। हम गुस्सा होते हैं, ये एक तरह का इमोशन है। हम डरते हैं, ये एक तरह का इमोशन है। हम किसी से प्यार करते हैं, ये एक तरह का इमोशन है। हम किसी के प्रति केयर करते हैं, ये एक तरह का इमोशन है। लेकिन ये इमोशन का शाब्दिक अर्थ नहीं है, इमोशन का अर्थ नहीं है। ये इमोशन का अर्थ क्या होता है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। कभी भी हमारे भाव में उथल पुथल होता है, जैसे कि कोई हमें डांट दिया तो हमें क्या होता है, गुस्सा आता है या फिर रोना आता है, तो हमारे भाव में उथल पुथल, तो उसे हम संवेग कहते हैं। लेकिन उस टाइम हमें गुस्सा आता है तो ये संवेग का एक प्रकार है। ये संवेग तो है लेकिन ये संवेग का एक प्रकार है। लेकिन संवेग का मतलब क्या होता है, तो संवेग का मतलब होता है हमारे भाव में उथल पुथल होना, हमारे जो इमोशन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो आत्म केंद्रित होता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सामाजिक निर्भर। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो आत्म केंद्रित होता है, वो बहुत ज्यादा खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और खुद में ही रहता है, उसे बाहर के दुनिया से, बाहर के समाज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। तो इसमें क्या पूछा है, आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। जो बहिर्मुखी होता है वो आत्म केंद्रित नहीं होता है, वो बाहर के लोगों से बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे। हमें ये बताना है कि कक्षा 4 में एक बच्चा है, वो सदैव चिंतित, मीन्स कि हमेशा वो टेंशन में रहता है, हमेशा ही वो चुपचाप क्लास में बैठा रहता है। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे अपने भाग्य पर छोड़ देंगे। तो टीचर का एक रोल होता है फैसिलिटेटर का। टीचर का रोल होता है किसी भी को किसी भी बच्चे को परामर्श देना। तो टीचर, अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे एज अ टीचर, उससे उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों है, और उसके बाद हम उसे परामर्श देंगे, उसे मार्गदर्शन दिखाएंगे कि उसे क्या करना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। हम खुद एक परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, इसके हम उसके लिए परामर्शदाता बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऐसा कौन सा कारक है जो संवेगात्मक विकास मीन्स कि हमारे इमोशनल डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान और उपरोक्त सभी। तो इमोशनल डेवलपमेंट को क्या इफेक्ट करता है? शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक रहेगा तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। मानसिक योग्यता, अगर हम मानसिक योग्य रहेंगे तो भी हमारा इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से होगा। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो जाएगा मीन्स हमारी तबीयत खराब हो गई या फिर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा। थकान, थकान भी हमारे संवेगात्मक विकास में बहुत रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम थके हुए हैं, सपोज हम बहुत ज़्यादा ही थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उस टाइम पे कोई आके कुछ कहे तो हमारा इमोशन फ्लो हो जाता है। उस टाइम हमारा हमें गुस्से में हमारी आवाज़ निकल जाती है, फिर तेज आवाज़ निकल जाती है। तो जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सभी होंगे, ये सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वाणी दोष नहीं है, इनमें से हमें बताना है कौन सी वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति में बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो हमें बताना है वाणी दोष कौन सा नहीं है। तो कभी भी बोलने की गति हमारी तेज या धीमी हो सकती है, ये वाणी दोष नहीं है। वाणी दोष ये है कि हम अपनी बातें दूसरों को समझा ना पाए। जैसे कि अगर हम रुक रुक के बोलते हैं तो दूसरों को समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर हम हकला कर बोलते हैं तो दूसरों को समझने में प्रॉब्लम होगी। तीव्र अस्पष्ट वाणी, और बहुत तेज बोलते हैं मीन्स कि हमारी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन अस्पष्ट है, तो हम सामने वाला हमारी बात को नहीं समझेगा। लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना, कोई कोई लोग होता है कि बहुत धीरे धीरे बोलता है, कोई कभी कभी बहुत तेज बोलता है, लेकिन सामने वाला तो उस बात को समझ जाता है। तो ये कोई वाणी दोष नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वाणी दोष नहीं है पूछा था इसमें, तो वाणी दोष क्या नहीं है? धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। हमें ये बताना है कि बाल मनोविज्ञान का सेंटर पॉइंट क्या है, मीन्स इसके सेंटर में कौन आता है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। तो जो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होगा? बालक होगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होगा। तो हमारे 20 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।